Uh, sir, let first is सोनल जी सर। सोनल जी, अपना वीडियो खोल लीजिए प्लीज, और अपना म्यूट अनम्यूट करिए आप। हाँ। हाँ या ओ हेलो सर। हेलो। मैं अभी हाँ, मैं इस जर्नी में तो लास्ट नवरात्रि से हूँ। लेकिन अभी मेरा 35 डेज के ऊपर ये हो गया है फ्रूट डाइट। लेकिन सिर्फ मुझे पूछना था, मुझे ना राइट साइड लोअर बैक एरिया में आई थिंक किडनी, पता नहीं, लेकिन मुझे वहां पे बहुत पेन के इश्यू आ रहे हैं अभी। और वैसे मुझे फाइब्रॉइड भी है 2015 से इन यूट्रस, लेकिन वो तो बहुत ही बिग साइज हो गई थी। अभी मुझे प्रेजेंट में क्या है वो नहीं पता। 1 ईयर पहले मैंने रिपोर्ट कराया था। जी जी, राइट लोअर बैक में आपको पेन होता है ना? हाँ, राइट साइड पे ही है, सिर्फ एक ही साइड पेन हो रहा है। हम लोग जहाँ वेस्ट लाइन पे ऐसे हैंड्स रखते हैं ना, वहां पे बैक साइड पे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म में ये जानना होगा कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। दिस इज नॉट फॉर यू ओनली, सिर्फ आपके लिए नहीं है। जो हाँ भी श्योर। पार्टिसिपेंट, जो भी लोग यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, ये सारे लोगों के लिए कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। और ये जो आपने बताई ना, फाइब्रॉइड की, जो यूट्रस में, गर्भाशय में गांठ आती है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को जानना है। और मैं यहाँ पर जो है ना, मैं गुरु बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लोगों को खुद का डॉक्टर बनाने आया हूँ कि आप अपने शरीर को समझो, आपसे क्या बात कर रही है, कैसे बात कर रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू टेक एक्शन विथ योर सेल्फ, है ना। आपको खुद समझ में आने लगेगी। जैसे देखें आप, नेचर में किसी भी जानवर को अगर कोई तकलीफ होती है जिसको लोगों ने पाल के नहीं रखा है, उनको ये कॉन्शियसनेस रहती है कि उनको क्या तकलीफ हो रही है तो उन्हें क्या करना है। जो जंगल में रह रहे हैं उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है। अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है तो उनको पता होता है कि उसने क्या करना है अब आगे। वैसे ही हम्म। that all sense God has given to us as human being, हम लोगों को ऐसा इक्विप्ड करके ऊपर वाले ने भेजा है। और वो अवेयरनेस जब आपको आ जाएगी तो शरीर में बीमारी नहीं रुकेगी। जो जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी और किसी प्लेटफॉर्म को, किसी गुरु को, किसी हैंड होल्डिंग को ढूंढते रहेंगे, तब तक बीमारी से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है ना, कि उनसे बात होगी, वो बताएंगे, उनसे बात होगी, वो डॉक्टर से मिलेंगे, तभी मेरी तकलीफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं या शरीर में तकलीफें क्यों आती हैं। ठीक है ना, शरीर में तकलीफें क्यों आती हैं, ये पेन सफरिंग क्यों होती है। हाँ मेडिकली सर। नेम्ड जो भी बीमारी का नाम बोल दिया जाए, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को थायराइड हो गई, किसी को आर्थराइटिस हो गई, है ना, किसी को माइग्रेन हो गया, किसी को फाइब्रॉइड हो गया, किसी को स्टोन हो गया किडनी में, गॉल ब्लैडर में, तो ये मेडिकली नेम डिजीज है। और मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर, एलोपैथिक एक्सपर्ट, आई नो ऑल दीज नेम्स। आप लोग जो बीमार पड़े होंगे ये भी डॉक्टर बोलते हैं आपको कि ये आपको तकलीफ है, ये बीमारी है, इसका ये इलाज है। बट इन नेचर की ओर जो शरीर में जो तकलीफें आती हैं वो कुछ नहीं है, गंदगी आपके शरीर में जमा हो रही है। जो गंदगी आपके शरीर से निकलती है वो निकलना कम हो गया। जितनी मात्रा में आपके शरीर में हर दिन गंदगी निकलती है, जो शरीर से गंदगी निकल जानी चाहिए वो निकल नहीं रही है, वो रुक रही है, वो रुक रही है। तो गंदगी निकलती कैसे है? बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं कि शरीर से गंदगी 3-4 रास्ते से निकलती है। एक गुदा मार्ग से, पैखाने में, दूसरा पेशाब से, तीसरा आपके स्किन से, जो स्किन से पसीना निकलता है उससे, और चौथा आपकी श्वास में। ये 4 हमारे एलिमिनेटरी ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। आपने खाना लिया, उसको डिफरेंट प्रोसेस से होकर जाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन, यानी आपने खाया, डाइजेशन,
उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना है। जैसे हम लोग मेजर फूड स्टफ क्या लेते हैं, सब लोग जानते हैं आज की डेट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये आप खा रहे हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना है। कार्बोहाइड्रेट को शरीर मेहनत करती है, एनर्जी लगाती है, तब उसको तोड़ती है। जैसे आप मान लो कोई मकान बना हुआ है, उसे तोड़ना है तो आपको एनर्जी कंज्यूम होगी ना, लेबर लगेंगे। वैसे ही हमारे शरीर का लेबर लगता है उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, तो पहले अपनी एनर्जी जाती है, जो जिसको हम लोग प्राण शक्ति या वाइटल एनर्जी बोलते हैं, वो पहले खर्च होती है। कार्बोहाइड्रेट को वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में तोड़ता है, प्रोटीन को वो अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है, और फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में, तब वो शरीर में जाकर अंदर की तरफ जाता है, फिर अपने को वो एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन का फॉर्म हुआ, डाइजेशन का फॉर्म हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन, वो शरीर में ब्लड में जाएगा, फिर लिवर में प्रोसेस होएगा, और देन एसिमिलेशन, जिसको जहां जहां जरूरत है वहां वहां उस एनर्जी को भेजी जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। अब उसके बाद जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बनते हैं, वो वेस्ट आपके गुदा मार्ग से निकलने हैं। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, बाउल मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं है, और उनको लगता है कि नहीं मेरा पेट साफ नहीं रह रहा है ना, वैसे लोगों में टॉक्सिन रुकते हैं आंतों में, छोटी आंत और बड़ी आंत में जो मल बनते हैं, वो मल आपके ब्लड में जाने लगते हैं। ठीक है, अब वो ब्लड में आएंगे तो ब्लड से फिर 3 रास्ते से उसको शरीर से बाहर आना है। ब्लड में आया तो वो किडनी के थ्रू फिल्टर होके वो पेशाब में आएगा, और स्किन से होकर वो पसीने से निकलेगा, और सांस से वो बाहर निकलेगा। ये इसको जो आंत में है उसको एक्सटर्नल टॉक्सिन बोलते हैं, जो आपके ब्लड में चला आया उसको इंटरनल टॉक्सिन बोलते हैं। अब जब आपका ये जो चारों एलिमिनेटरी ऑर्गन्स है, और जिसमें मैं स्किन को सबसे ज्यादा बोलता हूँ लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इवन जैसे हम लोग फेफड़े से श्वसन लेते हैं, वैसे आपकी स्किन भी दे ब्रीथ, उसमें भी रोमकूप होते हैं, है ना, हेयर फॉलिकल्स, जहाँ से, और हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन कपड़े पहने रहते हैं। ओनली वन टाइम जब हम लोग अपने क्लोथ्स को शरीर से बाहर करते हैं, वो बाथ का टाइम होता है। अभी की जो जिसको सिविलाइज सोसाइटी और कल्चर्ड सोसाइटी बोल रहे हैं, यूजुअली वी अनवियर आर क्लोथ्स ओनली इन द वॉशरूम एंड फॉर फ्यू मिनट्स, उसमें भी टाइम नहीं ज़्यादा देते हैं, बहुत हड़बड़ी है, बहुत सारे काम करने हैं, जल्दी बस करो निकल जाओ। तो ना तो हम लोग अपने स्किन को एक्सपोज करते हैं पसीने के लिए, ना हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कि शरीर से पसीना जाए, और जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं वो टेक्निक भी हमें नहीं पता है। साइंटिफिकली बोलते हैं कि सांस जो है वो आपका होना चाहिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। हम लोग अपने फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं, पेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला कहीं पर कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग अपने को करनी चाहिए। तो हम लोगों ने अपने ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के चैनल्स हैं चारों, उसको ब्लॉक करके रखा है। मोस्ट ऑफ अस, जो मैन काइंड की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। आउट ऑफ 10 पेशेंट 10% 9% आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, और उसकी वजह से टॉक्सिन ब्लड में जा रहे हैं, और वो भी चैनल्स को आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो एक्सक्रीशन के लिए। और जो बॉडी एफर्ट लगाती भी है, जो वेस्ट जमा होता है निकलने को इन फॉर्म ऑफ सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द पेट खराब, उसको भी दवाइयों के सहारे से हम लोग उसको रोक देते हैं। वेस्ट जो शरीर से निकलना चाहता है, भैया तू अपने भीतर ही रहे और कोई बीमारी मुझे डाल दे मेरे शरीर में। दैट वी आर डूइंग फ्रॉम एजेस, सिंस चाइल्डहुड। बचपन से सर्दी जुकाम सिर दर्द बुखार हो रहा है, पेरेंट्स लेके जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, भैया इसको आप, है ना, दवाई दे दो कि जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, वो वेस्ट हमारे शरीर में जमा होते गया और हम लोग बीमार होते गए। तो ये प्रिंसिपल है। तो अपने को ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे ये टॉक्सिन जो निकलने का माध्यम है, मार्ग है, वो आसान होता चला जाए, है ना। और टॉक्सिन जो जमा है, जो तकलीफ आ रही है ना, दैट इज नथिंग, दैट इज अकुमुलेटेड टॉक्सिन इन आवर बॉडी। जो भी तकलीफ अपने शरीर में आ रही है, नाम कुछ भी बोल लो, वो शरीर में जमा है, उसको शरीर से बाहर होना। तो बॉडी को हम लोग ऐसी चीजें डालते हैं, जैसे आप मान लो फ्रूट्स लेते हो, सैलड्स लेते हो, इजी टू डाइजेस्ट एंड दे कंटेन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और कभी भी कोई टॉक्सिन जमा है, जैसे मान लो आपका बर्तन गंदा है, तो उसको साफ किससे करते हैं, पानी से करते हैं। अगर कदली से करेंगे
है ना, मड से तो साफ नहीं होना है। तो टॉक्सिन जो है वो आपका ब्लड, टॉक्सिन की वजह से ब्लड थिक हुआ रहता है, विस्कोसिटी उसकी बढ़ी रहती है। तो ऐसे फूड को लें जो उसको हाइड्रेट करे, थिन करे और उसका निकलना आसान हो जाए, आसान हो जाए। सो दैट्स व्हाई दिस रॉ फूड दे आर रिच इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। उसमें फिल्टर की जरूरत नहीं है। जो जो प्लांट्स है ना वो नीचे से जो जमीन के अंदर से जो वाटर है उसको रूट से, जब जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, वो समझो उसमें फिल्टर करके वो फ्रूट और सैलड में उसको डाल रहा है, एंड दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वो जो बॉडी में जाती है, एक तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत एनर्जी खर्च नहीं करनी होती है, जिसको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को ब्रेक डाउन करनी पड़ती है, तोड़नी पड़ती है। ऐसी चीजें वहां पर शरीर को इन डाइट के साथ करनी नहीं होती है, इस भोज्य पदार्थ के साथ बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। तो एक तो आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो, है ना, और दूसरा ये जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है ये आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको ढीला करता है ना, और उसका निकलना जो है वो आसान कर देता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ जब ये इसमें आते हैं तो कभी कभी हीलिंग क्राइसिस आती है। जिस हीलिंग क्राइसिस को आपको याद रखना है, अगर वैसी चीजें आती हैं देन उसमें आपको हो सकता है भूख ना लगे। और दो चीज जरूर याद रखनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, इवन विद दिस डाइट नेवर ईट विदाउट हंगर, भूख ना हो मत खाइए। एंड ओवर ईटिंग इवन विद दिस डाइट, ये नहीं कि बहुत आसान है तो ओवर ईटिंग कर लिया, ज्यादा खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितनी भूख हो उससे दो निवाला, इवन फ्रूट सलाद आपने कम खाने। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो इवन इट विल क्रिएट मोर एंड मोर टॉक्सिन इन आवर बॉडी। दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक, डोंट ईट विदाउट हंगर एंड डोंट ओवर ईट even this diet, raw diet, fruit or salads or greens, whatever you take, ठीक है ना। And anyone should do fasting at least 12 to 16 hour according to their convenience, and body will tell you when to go for longer fast, and if at all needed, अगर जरूरत पड़ती है, don't go fast without supervision, and you can go for 24 to 72 hours according to your convenience। और उसमें हीलिंग क्राइसिस यूजुअली चली जाती है। कई बार लोग बोलते हैं ये हीलिंग क्राइसिस है और ये बरसों चलती, ऐसा नहीं है। हीलिंग क्राइसिस यूजुअली परसिस्ट फॉर फ्यू डेज एंड इवन अप टू वीक्स। वीक्स में 1.5 महीने से ज्यादा हीलिंग क्राइसिस नहीं चलती है। अगर 1.5 महीने से ज्यादा अगर किसी की हीलिंग क्राइसिस चल रही है, इसका मतलब वो क्रोनिसिटी में जा रहे हैं, बीमारी आपकी बढ़ रही है, वो रुकी हुई नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके लिए मुझे यही बताना था। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी इसमें। अगर आपको इसमें और कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्लियर हो गई है। अगर ये हीलिंग क्राइसिस अगर है तो वैसे मेरा यूरिनेशन भी बहुत, आफ्टर कमिंग ऑन दिस डाइट, यूरिनेशन मेरा लॉन्ग और ऐसे अच्छा हो रहा है। सिर्फ ये पेन अभी जो थोड़े दिन से है, जो अभी लग रहा है मुझे, अभी मैं उधर मेरा थंब भी प्रेस कर रही हूँ तो आई एम फीलिंग द पेन। और जैसे अगर आपने फास्टिंग का कहा तो मेरा मोस्टली 16 आफ्टर सनसेट वी डोंट यस। ईट या ड्रिंक। तो वैसे भी मेरा 12 आवर्स टू 14 आवर्स हो ही जाता है गुड। अकॉर्डिंग टू सीजन, दिस विदाउट वाटर और विदाउट फ्रूट। लेकिन कभी कभार मुझे बहुत प्यास लगती है तो कहती हूँ। लेकिन हमारे कुछ ऑस्पिशियस दिन अभी बहुत बहुत चल रहे थे, तो मैंने रात को मुझे ड्राइनेस लग रहा था, फिर भी मैंने पानी नहीं पिया। तो क्या लग रहा था? नाउ आई, साइनस लग हाँ, रहा, साइनस लग रहा था? नहीं, साइनस मुझे इश्यू है नहीं, ड्राइनेस, ड्राइनेस इन ड्राइनेस। थ्रोट। अगर हाँ पानी नहीं पिया है नो तो, नो नो लेकिन फिर भी नो मैंने नो, ये you are doing wrong with your body. If you feel thirsty even in the fasting period, you can sip water, please mind it. If in between your, this is the sensation God has given us, we are equipped with all sensation,
the sensation of thirst, sensation of hunger, sensation of micturition, sensation of defecation, that all God has given us, है ना? अगर throat dry हो रहा है, that means this is sense of thirst, है ना? तो उस समय आपको पानी लेनी है, सिप करनी है, please. That will be crime with the body. That is body's demand. The body is demanding water that time. You should not ignore that हाँ sense, है ना? अगर आपको प्यास फील हो रही है, even in the fasting period, you go for some sips, 2-4 घूंट ले लिया, that's all. So That can you we can. move on to the next question, sir? यस Yeah, यस यस, हाँ मैं ध्यान रखूंगी, थैंक यू। welcome. प्रीति जी, आपका क्या क्वेरी है? यस गुड इवनिंग सर। Yeah, very good evening. सर मेरा आज थर्ड डे है ऑन वाटर फास्ट। How you are feeling right now? अभी तो ठीक हूँ सर। Very good. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, फास्टिंग करना आसान होता है, फास्टिंग ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक बस है? वही एडवाइस चाहिए सर। बस उसी को देखना है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू कि आई आस्क्ड हर टू गो फॉर फास्टिंग। पता नहीं, अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये फास्टिंग के पीरियड में आपकी बॉबल मूवमेंट आई है? नहीं सर, यू डोंट? पानी कल लिया? एडिमा भी लिया था तो भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ओके आज थोड़ा एनर्जी नहीं था तो नहीं लिया। ओके फाइन, नथिंग। जब आपको फास्टिंग ब्रेक करनी है तो उसमें आपको एक दिन लिक्विड लेनी है, पूरे दिन लिक्विड लेनी है। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डोंट गो फॉर एनी पल्पी फ्रूट और सॉलिड फूड, कुछ नहीं, पूरे दिन यस लिक्विड लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, गट जो है बिल्कुल सारे चिपक जाते हैं आपस में, और उसमें डाइजेस्टिव फायर बिल्कुल वीक होता है। कई बार फास्टिंग ब्रेक करने के बाद लोग ओवर ईट करते हैं, उस समय बहुत तेजी से हीलिंग क्राइसिस आती है फिर, और डीप प्रॉब्लम में जाते हैं लोग। और जब आप शुरुआत करें ना कभी भी, तो डोंट गो फॉर ऑल ऑफ सडन 72 आवर फास्ट एंड ऑल। धीरे धीरे बॉडी जो है ना इंड्योरेबल होने लगती है, टॉलरेट करने लगती है। जो शुरू में 24 घंटे, फिर बढ़ा के कभी 36 घंटे का कर लिया, एंड दैट एक्चुअली हिल्स। जो आपकी सांस की तकलीफ थी या टैबलेट्स लेनी पड़ती थी, वो थोड़ा जरूर आसान लग रहा होगा। यस सर। यस सर, दैट आई फर्क आ फील, क्योंकि मैं खुद इस जर्नी से गुजरा हूँ। आई यूज टू टेक इनहेलर 3 years बैक, बट नाउअडेज आई डोंट नीड एनी इनहेलर, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। पहले ठीक है। खांसी में सर कफ महसूस नहीं होता था। मैंने आपको बताया मुझे ड्राई खांसी है, पर 2-3 दिन से कफ फील हो रहा है और लूज कफ फील हो रहा है, पर हाँ, खांसी का इंटेंसिटी भी कम हुआ है। वो कम हो जाएगा। अभी आपने क्या करनी है कि एक दिन पूरा लिक्विड लेना है, ठीक यस है? सर। उस लिक्विड में 16 आवर की फास्टिंग मेंटेन करेंगे। उस बीच में अगर आपको प्यास महसूस हो रही है, यू कैन सिप वाटर, एक दो सिप यस ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ड्रिंक यू कैन टेक ग्रीन्स, उसको स्ट्रेन करके लेना है। या यस ग्रीन्स में आपको जो है कोरिएंडर लीफ 2-4-10 जो है वो स्पिनच लीफ, थोड़ा सा जो है उसमें आप लौकी भी डाल सकते हैं 100 ग्राम के आसपास। इन दिस वे यू कैन गो फॉर, उसको लेंगे सिप सिप करके। 150-200 ml 300 ml तक ले सकते हैं, बहुत आराम से 10-15 मिनट में लेंगे। उसके बाद फिर प्यास लगे, यू कैन गो फॉर कोकोनट वाटर, यस है ना? सिप सिप करके लेंगे। शाम में फिर वैसे ही आप ले सकते हैं। सो पूरे दिन 3 से 4 ड्रिंक लेंगे, है ना? 200-300, और उसके बाद अगर आपको प्यास महसूस हो रही है तो पानी ले सकते हैं। दूसरे दिन यू कैन गो फॉर, और इसमें जो है ना आप फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। ये जो ड्रिंक यस लेंगे, यू कैन गो फॉर फ्रूट जूस इवन, और उसमें साइट्रस जूस विल हेल्प यू। ओके। साइट्रस जूस जैसे ऑरेंजेस हैं या कीनू है या माल्टा है, ऑल्दो इट इज एक्सोटिक, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे, है ना? ओके उसमें 50-60% जूसेस और 40% 50% जो है थोड़ा वाटर डाल के उसको डाइल्यूट करके उसको सिप सिप करके लेंगे पूरे दिन। 3 से 4 ड्रिंक, 4 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेना है। फिर दूसरे दिन यू कैन गो फॉर जूसी फ्रूट्स। अब उस समय जो लेंगे जूसी फ्रूट्स, जब भूख लगे, भूख महसूस हो तभी लेना है, बिना भूख के मत खाइएगा प्लीज। और नहीं लेती सर, बिल्कुल नहीं जितनी लेती। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम लीजिएगा, ये सिर्फ ध्यान रखना है। ओवर ईट बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी जो जूसी फ्रूट्स लेंगे, उसके जूसेस को मुंह से निकल जाएंगे और उसके फाइबर्स जो होंगे, यू थ्रो इट आउट। ओके सेकेंड डे,
and third day even you can eat the juicy fruits. ओके ठीक है, पल्प के साथ और उसके फाइबर के साथ ले लेंगे. उसके बाद फोर्थ डे से यू कैन कम अप टू द नॉर्मल रूटीन जैसा आपका रह रहा है वैसे. एंड प्लीज इंक्लूड सैलड. एक्चुअली दैट लूजन, अभी मैंने बात की इस प्लेटफॉर्म पे, आपने सुना होगा कि जो सैलड का जो वाटर है ना, that is the यस purest form of water and that loosens the toxin. These mucus are nothing, toxins, है ना, यस उसको लूज करता है और आसान करता है फ्लेम को, यानी ये म्यूकस को शरीर से बाहर निकलना. So that one diet of salad is necessary and one green. The first drink जो है ना, अगर आप ग्रीन लेते हैं तो ग्रीन्स के जो फाइबर्स है ना, गट के माइक्रोबायोटा के नंबर को अच्छे नंबर में बढ़ाते हैं और वो एक कोटिंग कर देती है आपके गट में पूरे दिन के लिए, जो अगर कुछ गलत चीजें भी शरीर में जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ अदर और हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड ऑल, तो उसको बहुत अच्छे से वो केयर कर लेते हैं. जो फर्स्ट ड्रिंक जो ग्रीन्स लेते हैं, और इवन कोकोनट वाटर क्यों? क्योंकि कोकोनट वाटर में एक मॉलिक्यूल रहता है दैट इज कॉल्ड मायरिस्टिक एसिड एंड दैट हैज कॉल्ड एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें. सो अगर फर्स्ट ड्रिंक अगर कोकोनट वाटर भी लिया जा रहा है, इफ इट सूट्स यू, अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा है, तो इवन दैट विल हेल्प. You can change. Someday you can go for coconut water. Some day you can go for green juices, and even you can go for Asgard juices. Asgard juices beauty is that contain soluble and insoluble fiber. Insoluble fiber helps in forming the bulk of the stool. वो आपके स्टूल के बल्क बनाने में, और जब बल्क अच्छा आता है ना, दैट गिव्स सेंस ऑफ वेल बीइंग. यस, आई हैव पास्ड गुड अमाउंट ऑफ स्टूल, है ना, अच्छे से मेरा स्टूल पुप आउट हुआ है. और जो लोग कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं उनका मूड पूरे दिन गड़बड़ रहता है. इफ दे डोंट पास स्टूल इन द मॉर्निंग, तो वो पूरे दिन वो चिड़चिड़े और बने रहते. तो दैट सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, दैट अट्रैक्ट्स वाटर इन द गट. वो पानी को खींचता है ब्लड सोर्स से, जो आसान करता है बाउल मूवमेंट को. दो चीज हुए इसमें, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर. इनसॉल्युबल फाइबर स्टूल का बल्क बनाने में मदद करता है, और सॉल्युबल फाइबर जो है वो आपको वाटर अट्रैक्ट करता है. वाटर आने से आपके गट का जो बाउल मूवमेंट है वो बहुत अच्छा होता है ना. तो ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्प करता है. सो यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ दीज 3 अल्टरनेट डेज जो है. और फर्स्ट ड्रिंक कभी भी फ्रूट जूस नहीं लेनी है. यू कैन गो फॉर आइदर green juices or coconut water, or you can go for Asgard juice. Asgard juice कभी भी 150 ml to 200 ml से ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करें. Again, it may cause constipation. ओके I have experiment a lot of thing, and I always talk my body's voice. What I have experienced in the last 3 years, that I am talking about. I'm not talking सर about. आई वुड लाइक टू आस्क कि सैलड कब से स्टार्ट करूं, सेकंड डे थर्ड डे कब से स्टार्ट करूं सर? मैंने आपको कहा है फोर्थ डे से आप जा सकते हैं. फोर्थ डे से. ओके फोर्थ डे. और सैलेड के जूसेस तो आप ले ही सकते हैं. अगर आपको हाँ कभी ककम्बर जूस लेना है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल. एंड सर एशगार्ड जूस मेरे हस्बैंड ले रहे हैं लास्ट 10 मंथ्स से, हाँ हाँ. तो उनको बहुत हेल्प रहा है. ही हैज लॉस्ट 10 kgs विदाउट डूइंग एनी अदर थिंग. यस बट यस. मैं थोड़ा इसके लिए ऐसे डाइसी हूँ. मुझे ऐसे लगता है जिसको अस्थमा है उनको शायद ये सर्दी ज्यादा करता है. इज इट सो? मैंने भी इसको यूज किया है. ठीक है, उसको इवनिंग में ना लें, और फर्स्ट ड्रिंक अगर 14-15 घंटे 16 घंटे की फास्टिंग के बाद लेते हैं तो एक्चुअली अस्थमा नहीं, ये फ्लेम को बाहर करता है, ये टॉक्सिन को लूजन करता है. तो लोगों को सिम्टम्स आने लगते हैं तो लोग घबराने लगते हैं, शायद मुझे इसकी वजह से हो रहा है. बट yes, sure, I asked them not to take in the winter season. The best time to yes take sir, is exactly. April to September. अप्रैल Yes से sir. लेकर सितंबर अक्टूबर तक यू कैन गो फॉर एसगर्ड जूस, एंड देन आफ्टरवर्ड उसको नहीं यूज करें तो बेहतर है. Same अप्रैल was से. my experience sir. यस. Winter में I stopped it. Now I'm planning to again start with it. लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए. 100 ml 150 ml उससे ज्यादा नहीं, एंड गेट इट डाइल्यूटेड विद 50 to 100 ml of water. Yes And sir. stop Okay. it. And don't mix anything into it. नहीं sir, just plain ashgard. Yes, yes, yes. सर लास्ट क्वेश्चन सर. Yes, सर yes. मुझे ये विटिलिगो का क्या पैरामीटर रहेगा चेक करने के लिए आफ्टर अ मंथ इफ आई गो फॉर द रिपोर्ट्स?
देखिए विटिलो को कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज योर इम्यून सिस्टम इज अटैकिंग द मेलानोसाइट्स, जो पिगमेंटेशन हमारे शरीर में जो मेंटेन करते हैं, उसके जो सेल्स हैं उसके ऊपर आपके इम्यून सिस्टम अटैक कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। और जब ये चीजें आप करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद शांत होने लगता है, और जो मेलानोसाइट्स की संख्या कम हो गई वहां पर, देन दे हैव कैपेबिलिटी टू रीजनरेट, तो फिर से आने लगेंगे वहां पर, फिर पिगमेंटेशन आपकी वापस आने लगेगी। ओके सर। ओके, so don't worry for that. It may take some time, but don't give the time frame कि कितने समय मेरी वापस आ जानी चाहिए, but it comes for sure. Normal होती है। थैंक यू सर। Welcome, God bless you. सर नेक्स्ट इज इंदू धीर सर, इंदू धीर प्लीज। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे ना 2.5-3 साल होने वाले हैं कि एक ना मेरे को ना साइनस में कोई पोलिप है। यस। साइनस में यहाँ पे रिपोर्ट में सीटी स्कैन कराया था मैंने, तो पे ये लिखा है कि स्टडी शोज म्यूकोसल पोलिप इन द राइट मेसेंजरी साइनस, माइल्ड म्यूकोसल hypertrophy and polyposis is seen in the left maxillary sinus. There is deviation in the nasal system towards the right side with the formation of the nasal sucker. The mild mucosal hypertrophy is also seen in the sphenoid sinus. तो ये प्रॉब्लम चल रही है 2.5-3 साल से, और मुंह के बार बार मुंह के अंदर मुझे क्लीन करना, मुंह के अंदर वो म्यूकस आता है, और म्यूकस का कलर जो है ना प्योर व्हाइट कलर का है। देखिए मैम, इसमें है क्या कि आपके शरीर में 4 साइनसेस हैं स्कल में। हाँ जी। इसको हम लोग फ्रंटल साइनस, इथमोइडल साइनस, स्फेनोइडल साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं ना। एंड यूजुअली ये साइनसेस दे आर फिल्ड विथ एयर, उसमें सिर्फ एयर होता है और म्यूकोसल लाइनिंग होती है। जैसे हमारे मुंह के अंदर में जो है ना म्यूकोसा है, स्किन भी म्यूकोसा है, तो वो लाइनिंग होती है और कुछ होता नहीं। और उसमें जो कुछ भी बनते हैं थोड़े बहुत म्यूकस, वो ड्रेन होते रहते हैं, उसकी ओपनिंग्स होते हैं, साइनस की ओपनिंग होती है ना, जिसको हम लोग मीएटस बोलते हैं, नाक के लेटरल वॉल में होता है। तो जहाँ पे फील होता है कुछ, जैसे मैं हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो लेटरल वॉल में करती हूँ तो ना ऐसे, तो वो तक पूरा अंदर नहीं जा रहा, अंदर खींच नहीं जा रहा, पूरा ऐसे लगता है यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज लगती है। जी, और मैं पूरा दिन चलता है, पूरा दिन 1 भी मिनट जाता नहीं ऐसा कि मैं निकाल नहीं रही हूँ। मुंह के ऊपर वाले पार्ट में चिप के आता है, फिर मैं निकाल रो करना पड़ता है। आंसर बोलिए प्लीज। हाँ जी। तो ये जो साइनसेस जो ब्लॉक हो जाते हैं ना, साइनसेस जब ब्लॉक होते हैं तो वहां पर टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू आवर बैड लाइफस्टाइल एंड रॉन्ग फूड सिलेक्शन एंड नेगेटिव इमोशंस। दीज आर द ओनली 3 फैक्ट्स जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। रॉन्ग फूड सिलेक्शन सिंस आवर चाइल्डहुड, 1, second is wrong lifestyle, and third one is negative emotions. Negative emotions, हम लोग we dive deep into the negative emotions every day. We get every day more than 70,000 thoughts, और उसमें से ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, ज्यादातर। if you observe your thoughts, yes, if I'm not wrong, ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस होते हैं। we don't think positive thing, and और जानबूझ के भी पॉजिटिव नहीं सोचना चाहते हैं, ना बोलना चाहते हैं, एवरी टाइम भी। सो इन 3 चीजों को आपने ठीक करनी है, आपकी बीमारी ठीक होने लगती है। फूड का सिलेक्शन बढ़िया हो, दैट वी टॉक्ड अबाउट द रॉ, है ना। एंड यस, फास्टिंग डज ऑटोफेजी। एक्चुअली बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, जो टॉक्सिन होते हैं उसको कैप्सूल कर देता है, एक जगह ऑर्गेनाइज करके छोड़ देता है। ये पॉलिप कुछ नहीं है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और चीजें जो वेस्ट जमा होते गए हैं उसको एक जगह ऑर्गेनाइज करके उसको एक मास का रूप दे दिया, जिसको आप पॉलिप बोल रहे हैं ना। अब जब आप फास्टिंग, अभी पूरी दुनिया बात कर रही है फास्टिंग कॉजेज ऑटोफेजी, ठीक है ना। तो ऑटोफेजी कैसे शुरू होती है? यूजुअली जब आपका गट खाली हो जाता है, गट जो हम लोग फूड खाते हैं ना, वो फूड, आपकी फूड पाइप जो है पूरे 27 फीट लंबी है। तो जब आप फास्टिंग करते हो
तो हम्म, उसके अंदर में जो भी फूड पड़ा हुआ है उसको पहले बॉडी यूज कर लेती है। उसको यूज करने के बाद अब उसको यूज करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो बॉडी में जहां जहां माई आवर बॉडी इज सो इंटेलिजेंट कि वो जहां जहां वेस्ट पड़े हुए हैं पहले उसको ईट अप करती है ना। आपके yes, नॉर्मल बॉडी सेल्स को वो यूज नहीं करती है, हम्म, ठीक है। तो जो एबनॉर्मेलिटी आपकी बॉडीज में है उसको ईट अप करके सफाई करती है। So actually fasting heals, or and little bit of fasting every day it also heals, जो आपको हेल्प करती है, बट इट प्रोग्रेशन इज स्लो। उसकी जो फायदे मिलते हैं शरीर को वो धीरे धीरे मिलते हैं। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी 12 to 16 आवर फास्टिंग यू कैन डू, एंड yes, बॉडी विल गाइड यू व्हेन टू गो फॉर लॉन्गर फास्टर। okay, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना इतनी इंटेलिजेंट है that it will not leave you to die, वो आपको मरने के लिए नहीं छोड़ती। हम्म, एवरी मोमेंट वी स्ट्रगल टू सर्वाइव, है ना। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल टू सर्वाइव, टू एग्जिस्ट। तो वो आपको मरने के लिए नहीं छोड़ेगी, वो आपको गाइड करेगी कि कब आपने फास्टिंग करना है, पॉसिबली नहीं। जब आपको हीलिंग क्राइसिस आती है तब आपको फास्टिंग के लिए जाना है। हीलिंग क्राइसिस दैट आई से, कि बुखार हो गया, हाँ हाँ हाँ, सर्दी yes, खांसी जुकाम, बहुत ज्यादा नाक से पानी आ रहा है, हम्म, भूख बंद हो गई है, तो आप समझ लो आ गई। या डायरिया हो रहा है, या बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है ना। तो ये इंडिकेशन या स्किन रैशेज आ गए, ये हीलिंग क्राइसिस है। इसमें आपको बॉडी, और चूंकि उस समय भूख भी कम हो जाती है, तो yes इट sir, राइट टाइम बॉडी सिग्नल टू गो फॉर फास्टिंग। वहां पर अगर आप फास्टिंग के लिए जाते हैं तो आपकी बॉडी सपोर्ट करती है आपको, और जो वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी में जमा है उसको खत्म करती है, तो दैट यू कैन गाइड। तो आपके लिए यही है, जैसा बताया अभी इससे पहले, कि आप सर 15 to प्लीज मैं 3 साल से डीआईपी डाइट ले रही थी, सैलेड का, फ्रूट्स का, और फिर बाद में ऐसा ले रही थी। तो मैंने काफी, मेरी शुगर ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गया, थायराइड भी ठीक हो गया था, लेग्स पेन भी ठीक हो गया था। अभी मैं 3 महीने से फ्रूट डाइट पे हूँ। तो क्या आप कहते हो कि मैं फ्रूट डाइट के साथ साथ कुछ जूसेस भी ऐड करूँ, ग्रीन जूस ऐड करूँ? यस यस, एक्चुअली सिर्फ होलसम फ्रूट एक्चुअली इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन बॉडी में। और मुझे लगता है डीआईपी डाइट में होंगे, और इसमें आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी आपसे क्या बात कर रही है, यू आर फीलिंग विथ फ्रूट बेटर और विथ सर